आदाब नाज़रीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद नईम खमर। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। रियासती हुकूमत की जानिब से जिले में अकामती स्कूलों का जाल, औलिया तलबा को बच्चों के दाखिले के लिए तरगीब दी जा रही है। महकमा अक़लियती बहबूद के साथ साथ TRS कायदीन भी सरगर्म। उर्दू एक आलमी जबान मगर अपनों की बेहिसी का शिकार है। उर्दू को जिंदा रखना अहले जबान की जिम्मेदारी। गिरिराज कॉलेज लेक्चरर असलम फारूकी की जबरदस्त इख्तिराई मुहिम। कांग्रेस ने 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने 65 साल का अरसा लगा दिया, मगर किसी अखबार ने इनके खिलाफ मुहिम नहीं चलाई। आखिर क्यों? TRS कायदीन का छुपता हुआ सवाल। KCR की जानिब से तिरुपति मंदिर को 5 करोड़ का नजराना, अलग के लिए की गई मन्नत की अदायगी। KCR अपने अफराद खानदान के साथ पहुंचे तिरुपति और पूजा की। खबरों के आगाज से खबर सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमान नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हाना तआला के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। ये इस बिना पर के ये वो राह चले जिससे उन्होंने अल्लाह ताला को नाराज़ कर दिया और उन्होंने इसकी रजामंदी को बुरा जाना तो अल्लाह ने इनके आमाल अकारत कर दिए। क्या इन लोगों ने जिनके दिलों में बीमारी है ये समझ रखा है कि अल्लाह इनके कीनों को ज़ाहिरी न करेगा? और अगर हम चाहते तो इन सब को तुझे दिखा देते, बस तू उन्हें इनके चेहरे से ही पहचान लेता और यकीनन तू उन्हें इनकी बात के ढब से पहचान लेगा। तुम्हारे सब काम अल्लाह ताला को मालूम है। सूरह मोहम्मद आयत 28-30। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। सिजदे में सुभान रब्बिल आला यानी मेरा बुलंद व बरतर रब पाक है कहना मसनून है। इस बारे में मुतादिद अहादीस हैं, जिनमें एक हदीस हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु की है। जब सब्बिस्म रब्बिकल आला नाजिल हुई तो हमसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे अपने सिजदों के लिए कर लो। हदीस मुबारका अहमद, अबू दाऊद, इब्न माजा, हाकिम। अगरचे रुकू और सजदे में एक मरतबा सुभान रब्बिल आला और सुभान रब्बिल अजीम कहने से इत्मीनान का फरीज़ा अदा हो जाता है, लेकिन अहादीस से मालूम होता है कि ये तस्बीह कम से कम 3 मरतबा होनी चाहिए और इससे ज़्यादा 5, 7, 9, 10 और 11 मरतबा भी हो सकती है। बल्कि अगर इंसान तना नमाज पढ़ रहा हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में ये तस्बीह कहनी चाहिए। अब खबरें तफसील से। हुकूमत की जानिब से अकामती स्कूलों का जाल फैलाया जा रहा है, जहाँ किसी कारपोरेट खानगी स्कूलों की तरह तालीमी नज़्म रहेगा और क़याम ताम की मुफ्त सहूलत फराहम की जाएगी। इन स्कूलों में दाखिले के लिए महकमा अक़लियती बहबूद के साथ TRS कायदीन मुहिम चला रहे हैं। 2 बातें, एक तो है कि अगर किसी कौम को तरक्की और तहजीब से दूर कर देना है और उसको तबाह व बर्बाद कर देना है तो फिर उसको तालीम से दूर कर दो, वो कौम आज खुद तबाह व बर्बाद हो जाएगी। दूसरी बात, अगर किसी कौम की नेक नियति से तरक्की चाहते हो तो उस कौम को भूख व फाका किसी के साथ ही सही मगर ज़ेवर तालीम से आरास्ता कर दो, उसका मुस्तकबिल सुधर जाएगा और ये कौम तरक्की की राहों पर गामजन हो जाएगी। तेलंगाना रियासत के वज़ीर आला KCR दूसरे नुक्ते को तरजीह देते हैं। माशी, सियासी, समाजी पसमानदगी का शिकार तबके को तालीम से आरास्ता कर दो, ये तबका अज़ खुद तरक्की की राहों पर गामजन हो जाएगा। इसी दूसरे नुक्तों को अपना हदफ बनाते हुए रियासती वज़ीर आला KCR ने तमामी तबक़ात को यकसा मुफ्त तालीम की फराहमी का अज़म कर लिया, जिसमें मुस्लिम तबका भी शामिल है। इस ज़िमन में रियासत में मुतादिद स्कूल महस्तस के कायम किए जा रहे हैं, जहाँ मुफ्त क़याम ताम और तालीम की सहूलत हासिल रहेगी। ज़िले निज़ामाबाद में तालीमी साल 2016-17 में 6 अकामती स्कूल कायम किए गए थे और अब साल 2018-19 में इन 6 अकामती स्कूलों के अलावा मज़ीद नए स्कूल भी कायम किए जा रहे हैं और इन स्कूलों में भी तेज़ रफ्तारी से दाखिलों का आगाज़ हो चुका है। इस सिलसिले में ज़िला माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर किशन और ज़िला अकामती स्कूल से इंचार्ज मुस्तफ़ा खान की निगरानी में ज़बरदस्त मुहिम चलाते हुए मुसलमानों को इन स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला करवाने की तरगीब दी जा रही है। TRS कायदीन नवीद इकबाल, तारिक अंसारी, हलीम खमर, फ़हीम कुरैशी, रफ़ीक कुरैशी और दीगर शहर निज़ामाबाद में महकमा अक़लियती बहबूद का भरपूर ताउन कर रहे हैं
اور اولیاء طلبہ کو ترغیب دے کر ان اقامتی اسکولوں میں بچوں کے داخلے کروا رہے ہیں۔ ان قائدین نے اولیاء طلبہ سے اپیل کی ہے کہ وہ اس سنہرے موقع سے بھرپور استفادہ کریں اور ہر حال میں اپنے بچوں کو ان اسکولوں میں داخلے دلوائیں۔ ان قائدین نے دعویٰ کیا کہ ان اقامتی اسکولوں میں خانگی کارپوریٹ اسکولوں سے بہتر تعلیمی سہولت فراہم کی جائے گی۔ ساتھ ہی قیام و طعام کے علاوہ دیگر اخراجات بھی حکومت برداشت کرے گی۔ ایک طالب علم کے پیچھے سالانہ 1 لاکھ روپے تک خرچ کرنے کا حکومت نے نشانہ بنایا ہے اور یہ طلبہ ان اقامتی اسکولوں کے ذریعے پوسٹ گریجویشن تک مفت تعلیم حاصل کرتے رہیں گے۔ اور 3 لڑکوں کے لیے 3 فار گرلز ریزیڈینشیل اینڈ 3 فار بوائز ریزیڈینشیل، یہ اسکولس ابھی ہمیں جون میں سٹارٹ کرنا ہوگا، تو اسی کے لیے جو کہ ہمارے ایڈمیشنس ابھی سٹارٹ ہو گئے۔ فروری 10 تاریخ سے مارچ 15 تک یہ ایڈمیشن آن لائن ایڈمیشنس ہے۔ اسی کے لیے جو کہ ہمارے ہر منڈل ہیڈ کوارٹر میں اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں فری آن لائن رجسٹریشن میلہ، جو کہ ہمارے تلنگانہ گورنمنٹ کے آرڈرز پہ، ہمارے ضلع کلیکٹر میڈم کے آرڈرز پہ یہ آن لائن سینٹرز ہم یہاں پر یہ چورستہ پہ اوپن کیے۔ یہ یقیناً مسلمان تعلیمی میدان بہت زیادہ پسماندہ ہے، اس لیے جب تک جو ہے اگر ہم مسلمان بچوں کو جو ہے تعلیمی میدان میں جو ہے صحیح کو جو ہے روشن نہیں کرائیں تو یقیناً جو ہے مسلمان یقین پیچھے ہو سکتے ہیں، پیچھے ہی رہ جا سکتے ہیں۔ تو یہی فکر سے، یہی مقصد سے، یہی غرض سے تلنگانہ حکومت نے جو ہے گزشتہ سال کئی اقامتی اسکولوں کا جو ہے قیام عمل میں لایا تھا۔ الحمدللہ ایسے سے کئی سینکڑوں بچوں جو ہے استفادہ کر رہے ہیں، غریب طبقے کے بچے استفادہ کر رہے ہیں۔ یقیناً اس میں بہت بہترین سہولتیں ہیں آپ لوگوں کے اسکولوں کے بچوں کے لیے، اس میں اپنی یونیفارم کا نظم ہے، کھانے کا ہاسٹل فیسیلیٹی ہے، تمام چیزیں کی سہولت ہے۔ دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حکومت تلنگانہ کے چیف منسٹر KCR صاحب نے مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے نظام آباد کے اوپر خصوصی جو ہے نظر فرماتے ہوئے 6 ایڈیشنل ریزیڈینشیل اسکول کا جو ہے ایڈیشنل پرمیشن دیا۔ ہم اہلیہ نے نظام آباد کی جانب سے ان کا بالخصوص شکریہ ادا کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ان کی دختر نبیتا صاحبہ کا اور ان اسمبلی گنیش ان کا تلنگانہ کی نہیں پورے ہندوستان کی تاریخ کا یہ پہلا کارنامہ ہے۔ پہلے پوری 70 سال کی تاریخ کے اندر تلنگانہ کے اندر صرف 4 ریزیڈینشیل اسکول تھے، لیکن جناب KCR صاحب آ کر پچھلے سال 70 اسکولوں کا اناگریشن کیا تھا اور اس بار 129 اسکول ہو گئے ہیں۔ یہ معمولی کارنامہ نہیں ہے۔ ہم پچھلے 70 سال سے تعلیم میں مسلمانوں کو آگے بڑھانے کے لیے بار بار نعرہ لگاتے رہے اور مسلمانوں کا ہمیشہ ہی تعلیم میں پچھڑا رہنے کا مسئلہ رہا، اس لیے ہمیشہ ہی ہر حکومت سے مسلمان اپنے ایجوکیشن کو آگے بڑھانے کے لیے لڑتے رہے۔ چندر شیکھر راؤ صاحب نے تو کبھی یہ وعدہ ہی نہیں کیا تھا کہ ہم ریزیڈینشیل اسکول دیں گے مینیفیسٹو کے اندر، لیکن سچر کمیٹی کی رپورٹ کے حساب سے PG سے KG تک جو تعلیم دینے کا تمام تلنگانہ کے لوگوں کو جو KCR صاحب نے وعدہ کیا تھا، اس کا عہد وفا کرتے ہوئے جیسا ST SC دوسرے دیگر پسماندہ طبقات کو جس طرح کی فیسلٹی دی گئی ہے، اسی طرح KCR صاحب نے کہا مائنارٹی بھی سچر کمیٹی کی رپورٹ کے حساب سے ST SC BC کے مقابلے میں کمزور ہے، اسی لیے ان کو بھی ریزیڈینشیل اسکول دیا جائے۔ کانگریس نے مسلم تحفظات کی فراہمی کے لیے 65 سال سے زائد وقت لیا، لیکن اس کے خلاف کسی نے بھی مہم نہیں چلائی تھی۔ اب جبکہ وزیر اعلیٰ KCR 12% مسلم تحفظات فراہم کرنے کے لیے عملی اقدامات کر رہے ہیں، ایسے موقع پر ان کے خلاف مہم معنی خیز لگتی ہے۔ حلیم قمر اور دیگر TRS قائدین کا احساس۔ کانگریس کے ریاستی جنرل سیکرٹری کی جانب سے رکن پارلیمان کے کویتا کے خلاف دیے گئے بیان پر TRS اقلیتی قائدین نے اپنی شدید برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ رکن پارلیمان پر جن معاملات کو لے کر تنقید کی گئی ہے وہ غلط ہے۔ ان قائدین نے کہا کہ کسی اخبار کا نام لے بغیر رکن پارلیمان نے کہا تھا کہ اخبارات کو نیوز دینے کی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے، جو کہ غلط نہیں تھا اور نہ ہی کسی اخبار کی کردار کشی تھی اور نہ ہی اس پر تنقید تھی، بلکہ ایک تعمیری مشورہ تھا۔ TRS قائدین محمد عبدالحلیم قمر، سابق جنرل سیکرٹری ریاستی اقلیتی سیل TRS،
عبدالرزاق سینئر قائد TRS ڈاکٹر اختر اور رفیق قریشی نے اپنے مشترکہ بیان میں کانگریسی قائد کے بیان کی مذمت کی اور کہا کہ آپ کیسے KCR حکومت کو 12% تحفظات کا معاملہ لے کر تنقید کر سکتے ہیں، جبکہ آپ کی پارٹی نے صرف 4% تحفظات فراہم کرنے کے لیے 65 سال کا طویل عرصہ لیا، اور آپ چاہتے ہیں کہ TRS حکومت پلک جھپکتے ہی تحفظات فراہم کر دے، جبکہ KCR انتہائی سنجیدگی کے ساتھ مسلم تحفظات کی فراہمی کے لیے راہیں ہموار کرتے آ رہے ہیں۔ حلیم قمر نے کہا کہ تنقید ضرور کی جائے مگر تنقید تعمیری ہونی چاہیے، نہ کہ صرف تنقید برائے تنقید۔ انہوں نے کہا کہ جب کانگریس نے تحفظات فراہم کیے تھے اس وقت وہ TRS کے ساتھ مفاہمت میں تھی، لہذا انتخابی منشور میں تحفظات کی فراہمی کا تیقن دینے اور بعد میں اس پر عمل آوری کروانے میں KCR کا اہم رول رہا ہے، اور جب تک KCR نے مسلم تحفظات دینے کا اعلان نہیں کیا تھا اس وقت تک ملک کی کسی بھی سیاسی جماعت نے مسلم تحفظات کی بات کرنے کی ہمت نہیں کی تھی، اور اب ایسے حرکاتی مسلم دوست وزیر اعلیٰ کو تنقید کا نشانہ بنانا انتہائی نامناسب بات ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ عناصر تحفظات کے معاملے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کی سازشیں رچا رہے ہیں۔ حلیم قمر نے کہا کہ کانگریس نے 65 سال مسلم تحفظات کی بات نہیں کی تھی، اس وقت کسی اخبار نے کانگریس کے خلاف مہم کیوں نہیں چلائی، مگر اب جبکہ وزیر اعلیٰ KCR خود ہی تحفظات فراہم کرنے کا اعلان کر چکے ہیں اور اس سلسلے میں صدر کمیٹی اور BC کمیشن قائم کر چکے ہیں اور تحفظات فراہم کرنے کے بالکل قریب آ چکے ہیں، اس موقع پر یہ مہم انتہائی معنی خیز لگتی ہے۔ حلیم قمر نے کہا کہ مسلم قائدین ہوں یا پھر کے مسلم دانشور، سب کو مسلمانوں کے مجموعی مفادات کو ذہن میں رکھ کر کام کرنا چاہیے، محض کسی سیاسی جماعت کے مفاد میں مسلمانوں کے مجموعی مفاد پر ضرب نہیں لگانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ روزنامہ سیاست ایک ذمہ دار اخبار ہے، امید ہے کہ وہ ذمہ دارانہ رول انجام دیتا رہے گا۔ آج 22 فروری 2017 کو سیاست اخبار میں ایک نیوز چھپی، پردیش کانگریس جنرل سیکرٹری کی جانب سے ایک بیان آیا گیا، اس کے اندر 21 تاریخ کے دن میڈم ایک جمیعت العلماء کا پروگرام کیے تھے، اس پروگرام کے تعلق کو مد نظر رکھتے ہوئے سیاست اخبار میں یہ نیوز چھپی ہے کہ کلوا کنٹا میڈم کویتا صاحبہ سیاست اخبار پہ تنقید کرے، 12% ریزرویشن کے ایشو پر سیاست اخبار پہ تنقید کی ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ وہ جنرل سیکرٹری جو کانگریس کا ہے اس کا بیان قابل مذمت ہے، بالکل تنقید کے قابل ہے، اور سیاست اخبار کو بھی اس طرح کی نیوز کو نہیں چھاپنا چاہیے تھا، کیونکہ اس وقت ان کے نمائندے وہاں پر موجود تھے، میں بھی وہاں موجود تھا۔ کلوا کنٹا میڈم کویتا محترمہ صاحبہ جب اس وقت بیان دے رہے تھے، انہوں نے بیان یہ دیا 12% ریزرویشن کے تعلق سے بعض اخبارات لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اس کے تعلق سے کچھ مہم چلا رہے ہیں۔ بعض اخبارات کہاں ہیں، انہوں نے کسی کا پرٹیکولر سیاست کا نام نہیں لیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ سیاست ایک دیرینہ اور اچھا اخبار ہے، ہمیشہ قوم کی خدمت کرتا ہے، ہمیں ان کو اس طرح کی امید نہیں ہے۔ آخر یہ لوگ چاہ رہے ہیں کیا، کانگریس گورنمنٹ کی جو 70 سالوں تک جو ہمارے اوپر حکومت تھی، جب ہندوستان آزاد ہوا تو ہم 40% ہمارا سرکاری ملازمتوں کے اندر امپلائمنٹ میں ہمارا ریشو تھا، جو بعد میں دھیرے دھیرے کرتے آج 2017 کے اندر 1% یا 1.5% ہو گئے۔ یہ اور جو ہندوستان کے تلنگانہ کے اندر 20,000 سے زائد فسادات ہوئے، کیا یہ اس پارٹی کے تعلق سے مہم چلائی جا رہی ہے؟ KCR کے کویتا کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے کانگریسی قائدین بغلاہٹ کا شکار ہیں۔ 12% مسلم تحفظات جلد ہی فراہم ہوں گے، اس کو سبوتاژ کرنے یہ عناصر سازش کر رہے ہیں۔ TRS سینئر قائد عبدالرزاق کا بیان۔ TRS کے سینئر قائد عبدالرزاق نے کانگریس کے ریاستی جنرل سیکرٹری کی جانب سے رکن پارلیمان کویتا پر تنقید کو انتہائی نامناسب قرار دیتے ہوئے کہا کہ کانگریسی قائدین محض تنقیدیں کرتے ہیں اور ان میں کام کرنے کا کوئی جذبہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ KCR حکومت مسلمانوں کو 12% تحفظات فراہم کرنے کا صرف وعدہ نہیں کیا ہے بلکہ اس پر عمل آوری کے اقدامات بھی کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو تحفظات ہر حال میں فراہم کیے جائیں گے اور اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ KCR نے سلسلے میں صدر کمیٹی کا قیام عمل میں لایا ہے اور ساتھ ہی BC کمیشن بھی قائم کر چکے ہیں، لہٰذا 12% مسلم تحفظات کے لیے وہ مسلسل راہیں ہموار کرتے آ رہے ہیں۔ عنقریب مسلمانوں کو 12% تحفظات فراہم کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس نے 65 سالوں تک مسلمانوں کو معاشی و سماجی
पसमानदगी का शिकार बना दिया था और मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने में 65 साल का अरसा लगा दिया था, लेकिन उन पर किसी ने भी कोई भी तनकीद नहीं की थी। लेकिन जब अब KCR 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करना चाहते हैं तो उन्हें बेजा तनकीदों का निशाना बनाया जा रहा है। साथ ही हरकयाती कायद और रुकन पार्लिमान निज़ामाबाद को भी बेजा तनकीदों के जरिए परेशान करने की नामुमकिन साजिश की जा रही है, जो कि TRS कायदीन नाकाम बनाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि मुसलमान KCR के हामी हैं और उनके हामी रहेंगे। KCR की मकबूलियत में रोज़ अफजू इजाफा हो रहा है और रुकन पार्लिमान कविता ने भी अपने आप को एक हरकयाती कायद साबित कर दिया है। इनकी मकबूलियत और कामयाबी से बौखलाहट का शिकार ये कायदीन इन पर बेजा तनकीदें करने की कोशिश कर रहे हैं। ఏదైతే సియాసత్ పత్రికలు వచ్చినటువంటి కవిత పార్లమెంట్ సభ్యుల మీద ఏదైతే ఆరోపణ అనేది దానికి చాలా తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. ఎందుకంటే కేసీఆర్ గారు చేసినటువంటి మైనార్టీ వర్గ సంక్షేమ పథకాలు కానీ అనేక విధాలుగా సహాయ సహకారాలు కానీ ఎన్నో చేస్తూ ఉంటే కొంతమంది దుష్ట శక్తులు వాళ్ళు భరించలేక నానా ఆరోపణలు చేయడం మేము శోచనీయం. కాబట్టి ఇప్పుడైతే ఏదైతే సియాసత్ పత్రిక చాలా మంచి పత్రిక, దానికి అందరూ మేము ముస్లిమ్స్ అందరూ ధృవీకరిస్తున్నాం. కాబట్టి ఇలా పత్రికలు రాయడం కూడా ఒక కాంగ్రెస్ వాళ్ళు చేయని పని చేసి ఇప్పుడు ఏదో పెద్దరికం వహిస్తున్నటువంటి దాన్ని కూడా మేము చాలా తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. కాబట్టి ఇటువంటివి చేసే పనులను ఏదైతే కవిత గారు చేస్తున్నటువంటి పనులను కానీ కేసీఆర్ చేస్తున్నటువంటి పనులు మైనార్టీ చాలా ఆనందంగా ఉన్నారు. उर्दू की बका व सलामती के लिए पुरअज़्म जद्दोजहद लाजमी है। अगयार की साजिशों और अपनों की लापरवाही की वजह से ये ज़बान कसमपुरसी का शिकार बन चुकी है। ये हमारी मादरी ज़बान है और मादरी ज़बान में हसूल तालीम शख्सियत के निखार और इर्तिक़ा में अहम रोल अंजाम देती है। लेक्चरर असलम फ़ारूक़ी का एहसास। उर्दू है जिसका नाम सभी जानते हैं दाग, उर्दू है जिसका नाम सभी जानते हैं दाग, सारे जहाँ में धूम हमारी ज़बान की है। 21 फरवरी को यौम मादरी ज़बान के नाम से प्रोग्राम मुनक्किद किए गए और कुछ उर्दू के चाहने वालों ने भी अपनी दबी दबी कुचली और सहमी हिचकिचाती आवाज़ में उर्दू का दम भरने की मकदूर भर कोशिश की। उर्दू एक ज़बान है जो न सिर्फ ये कि तहजीबों सकाफ़तों को अपने अंदर लपेटे हुए है, बल्कि ये ज़बान माशरती, सियासी, समाजी, माशी, इक़्तिसादी, मजहबी वसाइल को फराहम करने और मसाइल की यकसुई करने वाली ज़बान है। मैं अपनी बात की शुरुआत से कबल यह कहना लाजमी समझता हूँ कि मैं जब बोलता हूँ तो मीठा बोलता हूँ, मैं जब बोलता हूँ तो मीठा बोलता हूँ। जी हाँ, मैं उर्दू ज़बान बोलता हूँ। एक मीठी ज़बान है। एक शीरीनी का जायका अगर किसी ज़बान में महसूस किया जा सकता है तो वो उर्दू ज़बान है, जो कि एक ज़बान है जो कई ज़बानों का मुरक्किब है, जिसने अपने सीने में अरबी, फ़ारसी और हिंदी को समेट रखा है। जिससे एक वक्त था जब हिंदू और मुस्लिम के अलावा दिगर तबक़ात के लोग भी वाबस्ता रहे हैं। एक वक्त था जब कई मुल्क की अहम शख्सियतें इस ज़बान से अपनी वाबस्तगी का फ़ख्र से इज़हार करती थीं, लेकिन हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद इस ज़बान को मुसलमान बना दिया गया और मुसलमानों से ही वाबस्ता कर दिया गया। फिर एक मुहिम चली और ये जहन साजी की गई कि ये ज़बान तरक्की से महरूम करती है, इसकी वाबस्तगी इंसान की तरक्की की राहों को मजदूद कर देती है। फिर यह ख्याल आहिस्ता आहिस्ता जड़ पकड़ने लगा और फिर उर्दू दां तबका ही इस ज़बान से, जो कि इसकी अपनी मादरी ज़बान है, दामन झटकने लगा। फिर उसका नतीजा ये निकला कि उर्दू दां तबके के 70% नौजवान उर्दू से नावाकिफ़ हो चुके हैं और इस ज़बान को इंतहाई हिकारत से देखते हैं, जो कि इनकी अपनी मादरी ज़बान है, जिस ज़बान में इनका मजहबी, तहजीबी और सकाफ़ती ज़ख़ीरा वाबस्ता है। और उर्दू गैरों की साजिशों का शिकार होकर अपनों के ही हाथों सिसक कर बिलक कर अपने आखिरी लम्हात की मुंतज़िर है। ये दौर उर्दू के लिए इंतहाई हसास व संगीन है। उर्दू के चंद जानने और चाहने वाले उर्दू की बका के लिए मकदूर भर मसाई कर रहे हैं, लेकिन इनकी आवाज़ नक्कार खाने में तोती की बोली की तरह है। ऐसे ही उर्दू के मतवालों में एक नाम गिरिराज कॉलेज के लेक्चरर असलम फ़ारूक़ी का भी है, जिन्होंने यौम आलमी मादरी ज़बान के दिन अपनी ज़बान उर्दू के लिए आवाज़ उठाने की हिम्मत की है। उन्होंने कहा कि मादरी ज़बान में तालीम हासिल करना और उसको राइज करवाना हर अहले ज़बान की ज़िम्मेदारी है, लिहाजा इसके लिए जहद मुस्तकिल की ज़रूरत है।
उन्होंने कहा कि उर्दू को हकीर न समझा जाए। उर्दू ने हुकूमत की है, उर्दू ने नज़्म व नस्क को चलाया है, बेहतर चलाया है और मौसर अंदाज में चलाया है। आज भी दीगर ज़बान के लोग बाज़ मौक़ों पर जो कि हसास मौक़े होते हैं उर्दू के जुमले इख्तियार में लेते हैं, जैसे कि जिंदाबाद या मुर्दाबाद। उर्दू एक बामाना व बामफ़हूम ज़बान है जिसकी वसीयत से और उसके वसीतर माना व मफ़हूम से कोई इनकार नहीं कर सकता। उन्होंने बताया कि मादरी ज़बान के लिए मुश्तरका पाकिस्तान के मौके पर 2 जियाले बांग्लादेशी नौजवानों ने मगरब पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में बांग्ला ज़बान को, जो कि इनकी अपनी मादरी ज़बान थी, सरकारी ज़बान के तौर पर नाफिज करवाने के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए थे। इन्हीं शोधा की याद में आलमी यौम मादरी ज़बान मनाया जाता है, लेकिन अफसोस कि उर्दू ज़बान के मानने वाले अपनी ही मादरी ज़बान को खुद ही नज़रअंदाज कर रहे हैं, जो कि कई मुल्कों में जराइज और बोली जाती है, जिसने कई तहरीकें बर्पा की, जिसने कई इनकलाबात की रहनुमाई की, जिसने लोगों को तहजीब व तमद्दुन दिया, मगर अब दौर इफ्लाक का शिकार है तो महज अपनों की वजह से ही। आज कोई बाइद नहीं अगर उर्दू ज़बान वाले उठ खड़े हों और उर्दू की बका व तरक्की व तरवीज के लिए दो टोक रवैया इख्तियार करें तो उर्दू को फिर से वही मुकाम हासिल होगा जो कि माजी में उसका हिस्सा था और खासा रहा। आज 21 फरवरी यौम मादरी ज़बान है, 21 फरवरी इंटरनेशनल मदर टंग्स डे। ये हुआ ये था कि 1958 में बांग्लादेश जो है ना, इससे पहले ईस्ट पाकिस्तान था। जब इंडिया का पार्टीशन हुआ तो बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान था, मौजूदा जो पाकिस्तान है वेस्ट पाकिस्तान था। तो बांग्लादेश के 2 नौजवान जो थे, उनकी जो बंगाली जो ज़बान है वो ज़बान को गवर्नमेंट की लैंग्वेज में शामिल करने की तहरीक चलाई। तो जो पाकिस्तान की जो फौज थी ईस्ट पाकिस्तान की, तो वो जो लड़ाई झगड़े में 2 नौजवान जो लैंग्वेज के लिए कोशिश कर रहे थे उनको मार दिया गया था। ये एक मदर टंग को बचाने के लिए लोगों ने जान दी। अब देखेंगे नाजरीन रियासती, कौमी व आलमी मंजरनामा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तिरुपति मंदिर को 5 करोड़ रुपए के तिलाई जेवरात का नजराना पेश किया। अंदाज़ा है कि उन्होंने अलहदा रियासत तेलंगाना के लिए मन्नत मांगी थी, जिसकी तकमील के लिए वो अफराद ख़ानदान के साथ तिरुपति पहुँचे। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज यहां भगवान वेंकटेश्वर स्वामी पर 5 करोड़ रुपए की कीमत के कीमती तिलाई जेवरात चढ़ाए। ये तेलंगाना को अलहदा रियासत बनाने को लेकर मिस्टर राव की गई मन्नत का हिस्सा समझा जा रहा है। वज़ीर आला अपने खानदान के अफराद और चंद वज़ीरा के साथ कल यहाँ पहुँचे थे। उन्होंने आज सुबह VIP दर्शन के दौरान भगवान वेंकटेश्वर राव की पूजा की। दर्शन के बाद KCR ने 14.20 किलोग्राम तलाई निकलिस चढ़ाया। इस गोल्ड निकलिस की कीमत तकरीबन 3 करोड़ 70 लाख रुपए बताई गई है। वज़ीर आला ने भगवान वेंकटेश्वर को 4.65 किलोग्राम के मजीद जेवरात भी चढ़ाए हैं, जिनकी कीमत 1 करोड़ 20 लाख रुपए बताई गई है। 1000 रुपए के नए नोटों को मुतारुफ करवाने का कोई मंसूबा नहीं है। इक़्तिसादी उमूर के सेक्रेटरी शक्तिकांत दास का इंकशाफ। उन्होंने बताया कि हुकूमत छोटे नोटों पर ही तवज्जो मरकूज किए हुए है। हुकूमत ने 1000 रुपए का नोट फिर से जारी करने की तरदीद की है। गुज़िश्ता साल 8 नवंबर को नोटों की मनसूखी में 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को बंद कर दिया गया था। इसके बाद हुकूमत ने 500 और 2000 के नए नोट जारी किए हैं, लेकिन 1000 का नोट बाजार में नहीं लाया गया। सोशल मीडिया पर यह बहस चल रही थी कि हुकूमत 1000 का नया नोट फिर से मुतारुफ करवा रही है। इक़्तिसादी उमूर के सेक्रेटरी शक्तिकांत दास ने आज ट्वीट करके कहा कि हुकूमत 1000 रुपए के नोट जारी करने का कोई मंसूबा नहीं रखती। दास ने ट्वीट में लिखा कि 1000 रुपए के नोट को दोबारा जारी करने का फिलहाल कोई मंसूबा नहीं है। हुकूमत का पूरा ख्याल 5 और इससे छोटे नोटों की प्रिंटिंग और इनकी फराहमी पर है। नोटों की मनसूखी के बाद ATM में नकद की किल्लत पर इक़्तिसादी सेक्रेटरी ने कहा कि इस दिक्कत को दूर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने लोगों से दरख्वास्त की कि वो ज़रूरत के मुताबिक रकम निकालें। कुछ लोग ज़्यादा मकदार में रकम निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से नकद रकम का मसला पैदा हो रहा है। दहशतगर्दी कांग्रेस की गलत पॉलिसियों और लापरवाहियों की वजह से परवान चढ़ी हुई बीमारी है और ये कांग्रेस की ही देन है, लेकिन अब दहशतगर्दी का मुनासिब इलाज किया जाएगा। वज़ीर दिफा मनोहर पारिकर का बयान।
डिजिटल इंडिया के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए हुकूमत ने एक और कदम बढ़ाया है। इस मरतबा हुकूमत ने साइबर सिक्योरिटी की सिमत में बड़ी पहल की है। मरकजी हुकूमत ने मुल्क में साइबर सिक्योरिटी को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए एक साइबर सिक्योरिटी मरकज़ की शुरुआत की है। इसके तहत आम लोगों को कंप्यूटर और स्मार्टफोन्स के लिए एंटी वायरस मुफ्त फराहम किया जाएगा। इत्तलात और टेक्नोलॉजी की वज़ारत ने मंगल 21 फरवरी को एक सेंटर का आगाज़ किया जो मुल्क में कंप्यूटर्स और मोबाइल फ़ोन्स के लिए एंटी वायरस की सहूलत फराहम कराएगा। मंसूबे पर अगले 5 साल में 90 करोड़ रुपए के अखराजात पेश आएंगे। हार्ट नीड एंड मेलोलियर एनालिसिस सेंटर शुरू करते हुए इत्तलात और टेक्नोलॉजी के वजीर रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि मैं इंटरनेट सर्विस फराहम करने वालों पर जोर देना चाहूँगा कि वो अपने सार्फिन की इस मुहिम से जुड़ने के लिए हौसला अफजाई करें। ये एक मुफ्त सर्विस है, सार्फिन आए और इस सर्विस से इस्तेफादा करें। साइबर सिक्योरिटी सेंटर के नाम से शुरू की गई इस सर्विस के तहत मुल्क में साइबर सिक्योरिटी की निगरानी करने वाले इदारे कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम मुतासिरा कंप्यूटर और मोबाइल्स का डाटा जमा करेगी और उन्हें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और बैंकों के पास भेजेगी। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और बैंक सारिफ की शनाख्त करेगा और उन्हें सेंटर का एक लिंक भेजेगा जिसकी मदद से वो इस सर्विस से इस्तेफादा उठा सकेंगे। इस लिंक के जरिए सारिफ एंटीवायरस को अपने मुतासिरा कंप्यूटर या मोबाइल को सही करने के लिए डाउनलोड कर सकेगा। कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स के डायरेक्टर जनरल संजय बहल ने बताया कि इस स्कीम पर अगले 5 साल में 90 करोड़ रुपए के अखराजात आएंगे। अभी 58 इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर्स और 13 बैंक इस सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हैं। मरकज़ी हुकूमत अब मोबाइल और कंप्यूटर्स के लिए एंटी वायरस सर्विस मुहैया करेगी और लोगों को साइबर सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। मरकज़ी वज़ीर इत्तलात व टेक्नोलॉजी रवि शंकर प्रसाद का इंकशाफ। दहशतगर्दी आज मुल्क के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। रोजाना जवानों के शहीद होने की खबरें आ रहे हैं। इस सिलसिले में वज़ीर दिफा मनोहर पारिकर से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस की दी हुई बीमारी है। दहशतगर्दी से गुज़िश्ता 20-25 साल में गलत तरीके से निपटने की वजह से ये बीमारी बढ़ती चली गई। अब इसकी सही दवा की जा रही है। उन्होंने कहा कि लोगों की जरूरत की संजीदगी के साथ लोगों की जरूरतों की तकमील के साथ साथ दहशतगर्दी के खिलाफ सख्ती भी जरूरी है। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। रियासती हुकूमत की जानिब से जिले में अकामती स्कूलों का जाल औलिया तलबा को बच्चों के दाखिले के लिए तरगीब दी जा रही है। महकमा अक़लियती बहबूद के साथ साथ TRS कायदीन भी सरगर्म। उर्दू एक आलमी जबान मगर अपनों की बेहिसी का शिकार है। उर्दू को जिंदा रखना अहले जबान की जिम्मेदारी। गिरिराज कॉलेज लेक्चरर असलम फारूकी की जबरदस्त इख्तिराई मुहिम। कांग्रेस ने 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने 65 साल का अरसा लगा दिया मगर किसी अखबार ने इनके खिलाफ मुहिम नहीं चलाई। आखिर क्यों? TRS कायदीन का छुपता हुआ सवाल। KCR की जानिब से तिरुपति मंदिर को 5 करोड़ का नजराना अलग के लिए की गई मन्नत की अदायगी। KCR अपने अफराद खानदान के साथ पहुंचे तिरुपति और पूजा की। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।